देख लीजिए, हेडिंग डाल ली क्या, वेक्टर्स। सर अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया जाता है एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर रहे होते हैं, कैटेगराइज करते हैं। दो कैटेगरी हम बनाते हैं, एक क्वांटिटी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर। अब जो भी कैटेगराइजेशन होगा उस कैटेगराइजेशन के पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर रहता है। तो यहाँ पर जो हमने क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया है एज, क्या कहा मैंने, एक तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर्स और दूसरा हो जाता है वेक्टर्स। स्केलर्स उन क्वांटिटीज को कहा गया जिनको अपने डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन के डिस्क्रिप्शन की भी जरूरत पड़ती है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्रिप्शन के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनको अपने डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चाहिए। ये टर्म पहले भी आया क्या वेक्टर्स आपके सामने कभी? यस सर। यस सर। अब बेसिक पॉइंट ये, जैसे अब अगर आप देखो मास है तो मास का आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दोगे, डायरेक्शन का कुछ नहीं है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें वेलोसिटी की या फोर्स की, तो इन्हें अपने डिस्क्रिप्शन के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए रहता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर्स। लेकिन पॉइंट ये है कि हम कैटेगराइज कर रहे हैं, क्या उस कैटेगराइजेशन के पीछे एक ही पर्पस है? क्या पर्पस सिर्फ ये है कि एक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड वाली अलग कर दी और डायरेक्शन वाली अलग कर दी? आप देखेंगे कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनमें डायरेक्शन भी होता है लेकिन उनको हम वेक्टर कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी, a physical quantity, a physical quantity may have a direction but तो जो वेक्टर है उसके एग्जांपल में फोर्स भी तो आ सकता है ना? फोर्स, मोमेंटम, मल्टीपल एग्जांपल्स है। फिजिकल क्वांटिटी may have direction but it may not be a vector। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, डायरेक्शन भी है, तब भी जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, वेक्टर हो। क्या कह रहे हैं हम, वेक्टर्स हैव डायरेक्शन बट क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर्स का तो डायरेक्शन होता है लेकिन जिनका डायरेक्शन हो वो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर कैटेगरी में रखे जाएं। ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं एक चीज तो होगी कि इसमें कैटेगराइजेशन के पीछे कुछ पर्पस हिडन होगा और वो पर्पस सीधा सीधा ये नहीं है कि डायरेक्शन वालों को अलग कर लो और मैग्नीट्यूड वालों को अलग कर लो। पर्पस कुछ और है। यहां तक लिख लें तो बताना। तो ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। देखो वेक्टर्स में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन इसका Yes. वाइस वर्सा बोलो आप तो सही नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं,
कि अगर एक क्वांटिटी है और उसमें डायरेक्शन है तो आप ये कहोगे कि वो वेक्टर होना ही चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं है। तो इट मे नॉट बी अ वेक्टर। मतलब कहने का ये है कि डायरेक्शन ही अकेली वो प्रॉपर्टी नहीं है जिसके वजह से हम वेक्टर में कैटेगराइज कर देते हैं, स्केलर वेक्टर में। डायरेक्शन इज नॉट द ओनली रीजन। ओके सर। मान लीजिए डायरेक्शन है लेकिन दूसरे कोई फीचर जिसके बारे में भी बात करने वाले हैं वो एब्सेंट हो, तो फिर वो स्केलर ही में रख देते हैं। यस सर। तो फिजिकल आपको इसको पढ़ने का अप्रोच ये रखना है, वेक्टर्स हैव डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं कहूँ क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन मस्ट बी अ वेक्टर, तो ये वाली बात सही नहीं है। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं कि क्या हो, वेक्टर हो, लेकिन जिसको आप वेक्टर कहते हैं उसका पक्का है कि डायरेक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट कॉमन एग्जांपल है, काफी है। इलेक्ट्रिक करंट, अब जैसे एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताया जाता है। मान लो यहाँ 5 एम्पियर करंट है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है इस वायर में, तो ये एंगल कुछ भी क्यों ना हो, ये करंट हमेशा 3 एम्पियर ही होगा। मतलब यहाँ पे 2 + 3 मिलकर के क्या बना रहे हैं, 5 एम्पियर 5 बना रहे हैं। तो वेक्टर और स्केलर में कैटेगराइजेशन के पीछे असली पर्पस समझिए। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपको लिफ्ट करना है और आपसे कहा जाए कि इस पे 500 न्यूटन की फोर्स लगानी है, मान लो। अब आपने क्या किया, दो लोग ने इस पर फोर्स लगाई, 250 न्यूटन की एक ने लगाई, 250 न्यूटन की दूसरे ने लगाई। तो क्या ये ब्लॉक उठ ही जाएगा? नो सर। या फिर ये वाली बात इस बात पर डिपेंड करेगी कि फोर्स लगाने वालों ने कहाँ लगाई है, किस डायरेक्शन में लगाई है। ऐसा समझो, 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। 2 kg + 3 kg क्या होता है, 5 kg। और 2 लीटर + 3 लीटर क्या होता है, 5 लीटर। और 2 न्यूटन + 3 न्यूटन क्या होता है, 5 न्यूटन। बस अब यहाँ पे गलती हो गई अपने से। 2 न्यूटन + 3 न्यूटन 5 न्यूटन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये क्या बात है, जैसे अगर आपसे कहा जाए 2 लीटर + 3 लीटर 5 लीटर है, ये क्यों पता, आप कहोगे क्योंकि 2 + 3 5 होता है इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो एक कंटेनर में आपने 2 लीटर वाटर डाला, फिर 3 लीटर वाटर डाला और वापस इसको मेजर किया और ये मेजर होके 5 लीटर आ रहा है, तो ही तो आप कह पा रहे हो कि 3 लीटर + 2 लीटर 5 लीटर है। अगर कभी ऐसा होता, जैसा हो नहीं रहा, जब बट जस्ट इमेजिन कि ऐसा होता कि वापस इसको मेजर करते और आपने देखा कि यार वो तो 3 लीटर आ रहा है या 4 लीटर आ रहा है, तो फिर आप 3 + 2 को 5 तो नहीं कह पाते ना। यस सर। अब जैसे एक पार्टिकल है, इस पर मैंने 3 न्यूटन की फोर्स लगाई, किसी और ने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो जब इसका जो जब ये मूव कर रहा है तो ये देखा कि जो इफेक्ट आ रहा है वो अकेले 2 न्यूटन की फोर्स जैसे इफेक्ट आ रहा है। तो अगर वो जो इफेक्ट आ रहा है वो 2 न्यूटन वाली फोर्स वाला ही आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 2 न्यूटन + 3 न्यूटन ने मिलकर तो 2 न्यूटन ही बनाया ना, यस सर। क्योंकि एडिशन का जो इफेक्ट है वो पता लगता है ना। यस। तो ये जो रूल है जो हम पढ़ रहे थे, जो अलजेब्रा कि 2 + 3 इज ऑलवेज 5, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज ओबे नहीं करते एक्चुअली। करता। सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा नहीं पाया गया नेचर में कि ऐसा ओबे करें। जैसे अगर मैं कहूं 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी माइनस करो, तो नॉर्मली वी विल थिंक कि 0 आना चाहिए, यस सर। बट देखेंगे नहीं, 0 नहीं, 0 से लेकर 20 तक आ सकता है कुछ भी। अब ऐसा कैसे होता होगा, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है कौन सी वाली, जो मैथ्स हमने राइट फ्रॉम द स्टार्ट पढ़ी कि यस 2 सर। + 2 is 4, बट हियर व्हाट वी लर्न कि 2 + 2 is not always 4। यहां पर ये डिपेंड करेगा कि वो मैथ्स आप किस फिजिकल क्वांटिटी पर अप्लाई कर रहे हैं। तो एक क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन ही अकेला एट्रीब्यूट नहीं है। अब फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ वेक्टर। एक फिजिकल क्वांटिटी को
वेक्टर कब कहेंगे? A physical quantity is a vector if magnitude तो होगा ही होगा. Yes, sir. If in addition to magnitude, it has a specific direction, एक specific direction हो. अलावा इसके आगे पढ़ेंगे डिटेल में भी, शॉर्ट में भी बोल रहा हूँ एक लाइन. इट ओबेज पैरेललोग्राम लॉ. अब ये लॉ क्या है ये तो हम आगे ही पढ़ पाएंगे, बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, मतलब एडिशन के लिए जो अलजेब्रा हमने पढ़ा होता है वो यहाँ लगने वाला नहीं है. यहाँ कुछ और लॉज हैं जिसको हम अभी पढ़ेंगे आगे, कोई टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ मैं. यहाँ पर एडिशन के लिए जो रूल है वो अलग है, और जो एडिशन है इसका वो कम्यूटेटिव होना चाहिए. एडिशन कैसा होना चाहिए? कम्यूटेटिव होना चाहिए. कम्यूटेटिव होने का मतलब कि अगर आपने मान लो वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड किया तो आप बी में ए ऐड करें तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए. अगर ये इक्वल ना है तो भी फिर वेक्टर कहलाने लायक नहीं है. हालांकि अब ये चीजें तो एक्सपेरिमेंटल है, नहीं आएगा, लेकिन अभी मेन पॉइंट है कि वेक्टर किसको रखा गया, वेक्टर की कैटेगरी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. तो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तब कहला रही है जब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ओबे कर रहा है, और एडिशन जो है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है. ठीक है, कम्यूटेटिव समझते हैं, ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट चेंज ना हो तो क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव कहलाता है. कम्यूटेटिव. सर सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही फॉलो करना चाहिए सर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वो एडिशन सब या एक ही है, वो सब एक ही बेटा, वो तो अलग अलग वे ऑफ पुटिंग द आइडिया है. अगर मैं इसको लिखूं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो वो ज्यादा ठीक हो जाए. अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को ओबे जो नहीं करेगा वो ट्रायंगल लॉ को भी नहीं कर पाएगा. यस सर. बोलो क्लियर है पॉइंट. यस सर. अब फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर. अब जैसे करंट है तो करंट क्या है, पैरेललोग्राम लॉ जो भी है अभी आगे हम पढ़ेंगे, करंट पैरेललोग्राम लॉ को ओबे नहीं करता है, तो डायरेक्शन होने के बाद भी इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा. नहीं रखा जाता है. ये हो गया पूरा कॉपी होगी. यस सर. Yes. अभी कुछ कुछ फॉर्मल पॉइंट्स डिस्कस करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो जो पॉइंट शुरू में ले रहे हैं वो भी थोड़ा सा रुक रुक के आपको 100% क्लियर होंगे, एकदम सारे नहीं होंगे. ठीक है ना. वेक्टर्स को कैटेगराइज करा ये भी जान लेते हैं, ज्यादा ये कोई खास इंपॉर्टेंस का नहीं है, बट इनिशियल लेवल पे समझ लें आप. वेक्टर्स दो तरह के माने जाते हैं. एक होता है पोलर वेक्टर. पोलर वेक्टर उनको कहते हैं जिनका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट. जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर आपने सुना हो तो एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट. इनका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है. एक होता है एक्सियल वेक्टर. जैसे कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेशन से रिलेटेड जो भी वेक्टर है उनका जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, तो उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्सियल वेक्टर्स की कैटेगरी में. इसका कोई खास यूज नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेटिव पॉइंट है. एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये क्या नोट्स के सीक्वेंस में मैं पहले ले रहा हूँ और कुछ नहीं, बस बाकी तो भी
कुछ चीजें मैंने कहा ना पीछे से कनेक्टेड रहेंगी। तो पोलर वेक्टर्स कौन से हैं जिनका क्या है, एक ओरिजिन होता है और एक एंड होता है। एक्सियल वेक्टर्स का ओरिजिन और एंड नहीं होता है। या फोर्स है तो जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो इनका क्या है, ओरिजिन होता है और फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट होता है, या फिर सर पॉइंट ऑफ इसके अलावा एप्लीकेशन। और क्या एग्जांपल है एक्सियल वेक्टर्स के? एक्सियल वेक्टर्स के तो जितने भी बता रहा हूँ, एंड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल लिख लो, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ये सब एग्जांपल्स किसके हो गए, पोलर वेक्टर्स के। एक्सियल वेक्टर्स के एग्जांपल में लिख लो आप एंगुलर एक्सेलरेशन, एक पीछे एक टर्म आया था ध्यान, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। अब क्या ये टर्म्स आएंगे मतलब 5-6 चैप्टर के बाद एक्चुअली, तभी ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। तभी जस्ट इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, कुछ खास नहीं इसका। तो वेक्टर्स को हमने क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया, कैसे, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। इसका कोई खास यूज नहीं है अपने लिए, सिर्फ इतना सही है, कोई कभी पूछ ले तो बता सकते हो एक्सियल वेक्टर में इतना सा यूज है। और वो भी कौन से टॉपिक में आएगा डिस्कशन, ये रोटेशन वाले टॉपिक में। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे सामने वाले को आप इन्फॉर्म कर पाए कि फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, तो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता होगा कि आप एक अल्फाबेट से किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस अल्फाबेट के ऊपर आप एक एरो बना देंगे। जैसे आपने ये लिया अल्फाबेट ए, इसके ऊपर आप ये एरो बना दोगे, तो इसको कैसे रीड करेंगे, वेक्टर ए या फिर ए वेक्टर। और अगर आपने इस तरह से लिख दिया, या फिर कई बार क्या होता है, अगर हमें पता ही है वो क्वांटिटी वेक्टर है तो ऐसा भी लिख के काम चला लेते हैं। तो इसको क्या, ये मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड अकेला। कई बार हमारा इंटरेस्ट सिर्फ किस में हो सकता है, मैग्नीट्यूड में, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। और एक सिंबल हम ये वाला लेते हैं, ए कैप, इसको हम क्या रीड करेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यूनिट वेक्टर किसी का भी जो होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1। जैसे अगर आपने यूनिट एक वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी 1 और इसका यूनिट आएगा क्या, अब जब डिवाइड करोगे तो यूनिट भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा इसकी, इक्वल टू 1, यूनिट इक्वल टू 1, यूनिट लेस हो गया। ठीक है, तो when a vector is divided by its magnitude, its own magnitude, then we obtain unit vector of that vector। ठीक है, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सिर्फ उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, एक एरो से। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और इसके नीचे जैसे ये डाल दिया, इसको लेबल कर दिया, तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए। तो जो एरो है, ये जो डायग्रामेटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग द वेक्टर क्या है, कि आपको क्या बना देना होगा, एक एरो बना देंगे। वो एरो बनाते टाइम अपने को ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज का, कि डायरेक्शन हम सही बना रहे हो, रेंडमली नहीं बना सकते कि कहीं भी बना दिया। वो जो भी क्वांटिटी का हम डिस्कशन कर रहे होंगे,
बताते जाना, हो जाएगा है ना। मॉड्यूलस को फिर वो मॉड बोल देंगे, ठीक है ना, मॉड। सर वेक्टर पे टेस्ट में आएंगे। नहीं बेटा, अभी वेक्टर नहीं लेंगे टेस्ट में, अभी यही वाला ले लेंगे सिर्फ, है ना। हालांकि अभी तो टॉपिक छोटा ही है वो, लेकिन फिर भी आप तो ये वाले डायमेंशनल फॉर्मूला याद थोड़े से कर लेना, क्योंकि वो फिर क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बन पाएंगे, है ना। यस सर। हो गया बच्चों, ये कॉपी हो गया। Yes, sir. अब लिखेंगे यहाँ पे स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का डायरेक्शन हम किस तरह से डिस्क्राइब करते होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन यहाँ पे, तो डायरेक्शन को डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंगली, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं एक वेक्टर। अब यहाँ से समझने वाली बात आ जाती है, ठीक है ना, इससे पहले तो थोड़ा सा चैप्टर की ओपनिंग वाली बात है, इसलिए अ वेक्टर लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, a vector lying in a horizontal plane, a vector lying in a horizontal plane। क्या हमें horizontal plane वर्ड क्लियर है क्या? यस सर। what is a vertical line? वर्टिकल लाइन अलोंग द वाई एक्सिस। जैसे मान लो ये अर्थ, ठीक है, अब मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा, आपको ये बताना है कि क्या ये वर्टिकल लाइंस हैं या नहीं है। अब जैसे ये लाइन है, क्या ये वर्टिकल लाइन है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये वर्टिकल लाइन नहीं है एक्चुअली। अपने को समझना पड़ेगा इस चीज को जरा। सबसे पहले वर्टिकल लाइन क्लियर कर लें। ये थोड़ा समय जरा इसको बड़े फ्रेम में समझना पड़ेगा। मतलब कि क्या, कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ एक पर्टिकुलर एक्सिस है जिसके वो रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा इसकी, रोटेट करती है अर्थ कहाँ से कहाँ जानते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। यस सर। हालांकि वो अपने डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। ये अर्थ का सेंटर है, कोई सी भी ऐसी लाइन जो अर्थ के डायमीटर के अलोंग हो, कोई सी भी ऐसी लाइन जो अर्थ के डायमीटर के अलोंग हो, वो लाइन कहलाती है वर्टिकल लाइन। जो भी लाइन कैसी होगी, अर्थ के डायमीटर के अलोंग होगी। क्या ये अर्थ के डायमीटर के अलोंग है? Yes, sir. इट इज एक्चुअली अ वर्टिकल लाइन। एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, सीधी बात हो गई ना। ये भी लाइन वर्टिकल लाइन है क्या? Yes, sir. यस सर। तो सिंपल आइडिया है, कोई बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सा बस ये कि बड़े सेंस से समझना है। हम नॉर्मली क्या होता है अपने रूम के फ्रेम में या उस स्ट्रक्चर में समझते हैं। अभी हम बात पूरी अर्थ की कर रहे हैं। ये जितनी भी लाइंस हैं जो अर्थ के सेंटर से पास हो रही हैं, दे ऑल आर वर्टिकल लाइंस, ठीक है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि वो इतना जो गैप दिखा रहा हूँ ये कोई ऐसा छोटा मोटा गैप नहीं है इनके बीच में, नहीं। ये सब लाइंस कैसी है? वर्टिकल लाइन है। Vertical lines.
अब हम सोचें तो ये वर्टिकल सोचते हैं, राइट? Yes, एक्चुअली sir. में हम बात करें बहुत छोटे से रीजन की, तो अगर मैं दो बहुत क्लोज वर्टिकल लाइंस की बात करूं, चलिए ये वाली देते हैं, इनके बीच का एंगल थीटा, आर का अपॉन क्या होगा? रेडियस। रेडियस। अब अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, 6400 किलोमीटर का रेडियस है। अब आप सोचो कि आप अपने रूम को समझे तो कुछ मीटर का, मान लो मैंने यहाँ पे 10 मीटर भी लिख दिया, चलिए, तो अब ये वैल्यू कितनी छोटी हो गई आप सोचो, बहुत छोटी वैल्यू है ना एंगल की। यस तो अगर ये एंगल अगर हम देखें तो एंगल टेंडिंग टू जीरो लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. Yes, अगर आप sir. अपने रूम की या अपनी पूरी सिटी की भी बात कर रहे हैं तो ये एंगल बहुत ज्यादा बड़ा एंगल नहीं होगा एक्चुअली। अच्छा ना भाई, कुछ ये 6400 किलोमीटर है, अगर आप सोचो इसको 64 किलोमीटर भी रख दो आर्क को, तो भी वो कितना आ रहा है 1/100, इट्स अ स्मॉल एंगल एक्चुअली। तो अब ये जो आप अगर बात करें अपने रूम की, तो रूम के लिए क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइंस टेंडिंग टू क्या होगा? एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइंस क्या होगा? टेंडिंग टू जीरो। तो जब टेंडिंग टू जीरो है तो फॉर कंफर्ट आप क्या कर सकते हो, उनको पैरेलल दिखा सकते हो। यस सर। But actually vertical lines are never parallel, precisely they are never parallel, but there is no wrong in doing so। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्केल ऑफ डिस्कशन है वो तो रूम या पूरी सिटी के लिए हो सकता है, राइट? लेकिन अगर मैं पूरे अर्थ के रेफरेंस में बात करूं तो वर्टिकल लाइन तो मेरे को क्लियर होनी चाहिए। वर्टिकल लाइन क्या है? एनी लाइन पासिंग अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ, यानी एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ इज अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस। क्या वर्टिकल लाइंस पैरेलल होती हैं? नो सर। कि वर्टिकल लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं एक्चुअली, लेकिन हम पैरेलल बना लिया करेंगे। कब बना लिया करेंगे? कि अगर आर्क कैसा हो, टेंड्स टू जीरो। अगर वो आर्क स्मॉल हो, यानी कि जिस डिस्कशन में हम चल रहे हैं वो बहुत छोटा है, तो थीटा टेंड्स टू क्या होगा? जीरो। देयरफॉर ऐसे केसेस में आप कह सकते हो वर्टिकल लाइंस कैन बी टेकन एज पैरेलल लाइंस, बट एग्जैक्टली दे आर नेवर पैरेलल। मान लीजिए मैं एक वर्टिकल लाइन ये वाली ले रहा हूँ, इधर वाली और इधर वाली, तो मैं कैसे पैरेलल कह सकता हूँ? यस सर। ठीक है, तो ये तो गई वर्टिकल लाइन की बात। अब जो प्लेन अर्थ के सरफेस के टेंजेंशियल प्लेन है वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये लाइन नहीं है, ध्यान रखना है, प्लेन है। प्लेन समझ सकते हो वर्ड? Yes, sir. जैसे अब आपकी टेबल का प्लेन, ये क्या हुआ? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया ना। आपकी जो वॉल है वो क्या हो गई? वर्टिकल प्लेन। वॉल कैसा प्लेन हो गई? वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल लाइन कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री का 90 एंगल। degree. 90 degree. ठीक है, समझ आ गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब जो भी टेंजेंशियल प्लेन है, टेंजेंशियल प्लेन या प्लेन्स पैरेलल टू टेंजेंशियल प्लेन ऑफ अर्थ, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्लेन्स पैरेलल टू टेंजेंशियल प्लेन ऑफ अर्थ। उनको सबको क्या कह देंगे हम? उन सबको हम कह देंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जैसे ये एक और प्लेन है जो इसके सरफेस के क्या है? पैरेलल है, तो इसको हम क्या कह देंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, क्लियर? क्या का वर्टिकल लाइन में? वर्टिकल लाइन क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू, A line passing through the diameter of a earth. अ लाइन पासिंग अलोंग Along the diameter of अ earth. डायमीटर, कोई सा भी एक डायमीटर हो, अलोंग अ डायमीटर ऑफ अर्थ इज अ वर्टिकल लाइन, यानी एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, राइट? और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती होगी सोचो? एनी लाइन ड्रॉन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन
क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है? प्लेन्स पैरेलल टू टेंजेंशियल प्लेन ऑफ अर्थ। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन ये ऐसे लिख लो, वर्टिकल लाइन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल लाइन कैसी हो जाती है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाई गई कोई सी भी लाइन कैसी कहला रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। Horizontal line. वर्टिकल प्लेन में बनाई गई कोई सी भी लाइन वर्टिकल लाइन कहलाएगी क्या? लाइन। ऐसा नहीं हो सकता ना, मे और मे नॉट बी वाली बात आएगी, है ना। वर्टिकल लाइन is perpendicular to horizontal plane। और जो प्लेन से वर्टिकल लाइन से पास होगा वो प्लेन क्या कहलाएगा? वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। वर्टिकल प्लेन। जैसे अपनी दीवार हो गई घर की, तो ये दीवार कैसा प्लेन हो गई? वर्टिकल प्लेन। और फ्लोर कौन सा प्लेन हो गया? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और फ्लोर पे मैं कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो लाइन कैसी कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। और अगर मैं दीवार पर कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या वो वर्टिकल लाइन कहलाएगी? नो सर। मे और मे नॉट बी वाली कंडीशन है, हो भी सकता और नहीं भी, है ना। हो सकता। कॉपी हो जाए तो बताना। सर वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के भी हो गई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या है? कोई भी लाइन जो कि किसमें बना दी है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अब अपनी हेडिंग क्या है देखो, अब वेक्टर लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब जैसे अपने रूम का फ्लोर हो गया या आपके टेबल का टॉप हो गया, ये कैसा प्लेन कहलाएगा? ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब हम इस पर सोचें एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया, कॉपी हो गया पूरा। यस सर। ऐसे विजुअलाइज करो इसको कि जैसे ये 3 एक्सिस बनाई मैंने। अब इन 3 एक्सिस में जो ये जो अपवर्ड ये मान लेते हैं, चलिए एक्स एक्सिस, ये जेड मान लिए और ये वाई मान लिए। अब इसमें इस एक्सिस में जैसे ये वाई जो है वो वर्टिकल लाइन है मान लो, तो ये क्या हो जाएगी? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। यस सर। अगर हम y को मान लेते हैं वर्टिकल लाइन, तो फिर जो x और z, ये क्या कहलाएगा? एक्स जेड प्लेन भी कहलाएगा। और ये कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। अब ये y और x हटा देता हूं मैं, इसको हम कह देते हैं वर्टिकली
अपवर्ड्स, और ये क्या कहलाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। ठीक है, अभी तो मैं एक्स और वाई तो समझाने के लिए बना दिया था कि वापस रिपीट होगा एक जगह। अभी हम जरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे फोकस कर लें। अब ये और ये जो डायरेक्शंस है, आप देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन बनी हुई है, राइट। अब इन दो परपेंडिकुलर लाइन में हम क्या करेंगे? 4 डायरेक्शन असाइन कर दिए। अब इन 4 डायरेक्शंस में इनको लेबल कर देंगे। इसको कह देंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कितने डायरेक्शन बना लिए? 4 डायरेक्शंस हो गए। और लाइन कितनी है? 2 लाइन है। दोनों लाइन आपस में कैसी हैं? 90 डिग्री पर है। आ रहा है डायग्राम समझ में आ रहा है थोड़ा सा? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल लाइन, ये वाला प्लेन तो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने क्या करा? 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, यस सर। और उन 2 परपेंडिकुलर लाइंस में दोनों साइड एरो असाइन किया। 2 डायरेक्शन हो गए, एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और और वेस्ट। बेस्ट। अब क्या है, ये जो डायग्राम है इसको, ये तो 3D सा समझ लो स्ट्रक्चर। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कैसा बना देते हैं? इस तरीके का बना देंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये तरीका ले लेते हैं हम। अब कंफ्यूजन यहाँ से भी कई बार चालू हो जाता है। अब बनाया इस तरीके से। अब ये एक लाइन आपको वर्टिकल नजर आ रही है क्या? क्या कहते हो? अपने को ये मेनली थोड़ा सा विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन क्या शो कर रहा है। अब देखिए, जैसे ये मैंने ले लिया मान लो नॉर्थ डायरेक्शन, और ये ले लिया साउथ, ये ले लिया ईस्ट, और ये ले लिया वेस्ट। अब आप देखो, देखने में तो ऐसा लग रहा है नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, लेकिन आपको कैसे विजुअलाइज करना है इसको कि ये वर्टिकल प्लेन नहीं है, ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब देखना अपने को सामने रख के है। अभी जैसे आप अगर टेबल पे कॉपी रख के बना रहे हो तो नॉर्थ सामने बन रहा है, लेकिन अगर यही आप वर्टिकल रख करके देख रहे हो, मान लो मोबाइल की स्क्रीन पे वर्टिकल देख रहे हो, मान लो आप रख के या लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो नॉर्थ आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो नॉर्थ किस तरफ है? सामने की तरफ नॉर्थ हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा क्या है, वही है मेन पॉइंट कि हम किस तरह से उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। ये जो प्लेन है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये जो सरफेस मैंने बनाया है, ये ऐसा लग रहा है कि कैसा प्लेन हो? ये वर्टिकल प्लेन लग रहा है ना, प्लेन। लेकिन ये ना होके कैसे अपने को विजुअलाइज करना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह सोच के इसको चलना है अपने को। जो भी यहाँ पे आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो डायग्राम बनाया है उसी का ही ये कन्वर्टेड डायग्राम है। अगर आप इसको ऐसा बोले हैं कि टॉप व्यू एक तरह से तो चलेगा ना, जैसे ये जो डायग्राम है इसमें साइड व्यू था, इसी में क्या हो जाएगा अगर इसका ये टॉप व्यू हो गया। जैसे अगर आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? वो चीज हो गई ना, ये टॉप व्यू हो गया। अब अगर आप इसको साइड व्यू मान के चलोगे तो नॉर्थ आप हमेशा कहाँ बोलोगे? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। लेकिन जबकि क्या है, ये है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि आप व्यू कहाँ से कर रहे हो? ऊपर से देख रहे हो इसको। गॉट दिस आइडिया ना?
समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्या नॉर्थ वर्टिकली अपवर्ड है? यस सर। अगेन, क्या नॉर्थ वर्टिकली अपवर्ड है? No, sir. नहीं है ना, ये तो हम टॉप व्यू देख रहे हैं। अगर मान लो आपने का नॉर्थ डायरेक्शन में है और आप वर्टिकली अपवर्ड सोच रहे हो, तो क्वेश्चन देने वाले के और आपके सोचने में अंतर आएगा ना हर बार। सर ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट, कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस प्लेन में है। तो अब अपनी हेडिंग क्या थी, ध्यान करो। वेक्टर लाइंग इन व्हाट प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल। Horizontal. अभी अभी तो हमने क्या समझा सिर्फ, कि हॉरिजॉन्टल प्लेन होता क्या है। ये हो गया अपने पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, क्लियर है? पहले तो ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या है कि हम बनाएंगे तो कंफर्ट के हिसाब से हर बार कैसा डायग्राम, तो हम यही वाला बना रहे हैं हर बार, टॉप व्यू वाला। लेकिन बस परसेप्शन मैंने कहा कि गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने कहा वेक्टर किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो पहले ये मैंने ड्रॉ कर दिया कौन सा प्लेन, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लेन ये बन चुका है। वर्टिकल लाइन नजर आ रही है क्या आपको इसमें? यस सर। वर्टिकल लाइन कौन सी है? नॉर्थ साउथ। फिर वही गलती करो, मैं मना कर रहा हूँ, आप उस चीज को मान रहे। नॉर्थ साउथ वर्टिकल लाइन है क्या? No, sir. अरे नो सर। इतना फिर समझाने का फायदा क्या हुआ? लेफ्ट वाला डायग्राम देख लो पहले। राइट वाले डायग्राम में मैंने वर्टिकल लाइन बनाई कोई सी क्या? सर आपको कहाँ से व्यू करने को कहा जा रहा है? टॉप व्यू। व्यू से। अब इसमें मेरे को वर्टिकली अपवर्ड दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट दिखा दूंगा। डॉट, डॉट मतलब जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ। और अगर क्रॉस दिखाऊंगा तो इसका मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जैसे एक एरो होता है ना, तो एरो का जो टेल होता है, अगर एरो आपसे दूर जा रहा है तो टेल टेल दिखाई देगा। आपकी तरफ आ रहा हो तो क्या दिखेगा? डॉट। है ना? तो ये एक तरीका है सिंप्लीफिकेशन का, कि अगर आपको डायरेक्शन शो करने हैं तो वो भी जैसे आप टॉप व्यू अगर आप ऊपर से देख रहे हो, तो अगर वर्टिकल लाइन आप दिखाना चाह रहे हो तो डॉट या क्रॉस से शो कर सकते हो। ठीक है, तो अपने को भी क्या करना है, यहाँ पे अपने को ड्रॉ करना है वेक्टर किस प्लेन में, वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अभी तो हम ये पहुंच पाए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन होता क्या है ना? अभी क्लियर है? वर्टिकल लाइन तो नहीं नजर आ रही इसमें कोई? सर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाने की जरूरत क्या थी? देखिए, डायरेक्शन जब भी बताएंगे तो किसी के रेफरेंस में ही बता पाएंगे। डायरेक्शन जब भी डिस्क्राइब होगा तो किसी के रेफरेंस में ही डिस्क्राइब होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, Yes, sir. तो इसलिए स्टैंडर्ड डायरेक्शंस तो मानने पड़ेंगे ना, तभी आप बता पाओगे कि किसके रेफरेंस में बता रहे हो। तो डायरेक्शन बताने में रोल कौन प्ले करेगा? एंगल। लेकिन एंगल किसके साथ? एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन कोई सा लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये 4 वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। अब इन 4 वेक्टर्स के लिए अगर हम लें, जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ए, बी, सी और डी वेक्टर्स हैं। अगर इनमें एंगल्स ले लें हम, ये मान लो ये एंगल ले लिया अल्फा डिग्री,
ये एंगल मान लो बीटा डिग्री, ये गामा डिग्री ले लिया मान लो, ये डेल्टा लिख दिया मान लो, ठीक है। ऐसे ये कुछ लिख दिया, फाई लिख दिया मान लो, ठीक है। कुछ ऐसे ही सिंबल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। थीटा डिग्री लिख दिया यहाँ पे मान लो, थीटा डैश ले लिया या अल्फा डैश ले लिया, कुछ भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है। अभी अब जो वेक्टर ए का डायरेक्शन हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि वेक्टर ए ना तो नॉर्थ डायरेक्शन में और ना ही ईस्ट में, यस तो सर। क्या मैं इसको नॉर्थ ईस्ट कह दूं? Yes, sir. एक्चुअली नहीं, देखो नॉर्थ ईस्ट कहेंगे तो फिर क्या समझने वाला कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, अगर इसको भी नॉर्थ ईस्ट कहें, इसको भी नॉर्थ ईस्ट कहें, इसको भी नॉर्थ ईस्ट कहें, तो फिर डायरेक्शन क्या सेम है? ये अलग अलग डायरेक्शन है ना। तो नॉर्थ ईस्ट जब बोलेंगे तो फिर उसका एक स्पेशल मीनिंग होगा, और वो स्पेशल मीनिंग होगा कि बिल्कुल बाइसेक्टर पे। नॉर्थ ईस्ट जब बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? सिंपली एग्जैक्टली किस पर होगा? जब बाइसेक्टर पर होगा तो आप बोलेंगे। अभी ये बाइसेक्टर पे नहीं है, ये अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये सोचना है कि जो वेक्टर ए है वो ईस्ट से किस तरफ झुका हुआ है। ऐसा सोचो, ईस्ट के दो हाथ, एक नॉर्थ हाथ है और एक साउथ वाला हैंड है, तो ए किस हैंड की तरफ झुका हुआ है? North. नॉर्थ। और कितना झुका हुआ है? By alpha degree. अल्फा डिग्री। नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या फिर क्या कहते हैं, जैसे नॉर्थ के दो हाथ सोच लो, तो फिर क्या कहोगे? बीटा डिग्री किस तरफ है? ईस्ट। किसके? नॉर्थ। नॉर्थ के। नाउ ट्राई विद बी वेक्टर, क्या बोलते हो? बी वेक्टर गामा डिग्री झुका हुआ है किस तरफ? साउथ। किसके? ईस्ट। या फिर क्या कह सकते हैं? गामा डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। डेल्टा डिग्री, डेल्टा डिग्री ईस्ट। ईस्ट। एंगल भी तो वही बताओगे ना फिर जो बन रहा है साउथ से। डी के सी के लिए ट्राई करो। अल्फा अल्फा डैश डिग्री अल्फा डैश डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ। सही है क्या? वेस्ट ऑफ साउथ। साउथ। नहीं, वेस्ट ऑफ साउथ। अगर आप देखो ये जो एंगल बन रहा है अल्फा डिग्री, उसको अल्फा लिख दे रहा हूँ, काहे के लिए डैश वैश लिखे, ठीक है ना। चलो, अल्फा डिग्री किससे एंगल बना रहा है? वेस्ट से झुका है अल्फा डिग्री किस तरफ? Towards south. साउथ। तो वेक्टर सी क्या बोलोगे? ट्राई करो दोबारा। अल्फा डिग्री South of west. साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट। या फिर बोलो दूसरा तरीका, थीटा डिग्री झुका है किस तरफ? वेस्ट ऑफ साउथ। ट्राई फॉर वेक्टर डी। फाई डिग्री किस तरफ है? वेस्ट। किसके? नॉर्थ। या फिर थीटा डिग्री क्या है? नॉर्थ है नॉर्थ ऑफ किसके? वेस्ट। मतलब एक डायरेक्शन को रेफरेंस लो, जैसे ए वाला देखो, ए वाला ईस्ट नहीं है, ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा डिग्री। बी वाला बना रहा है गामा डिग्री। तो अब दोनों में फर्क क्या है? ए वाला किस तरफ है? ए वाला किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है ना। किससे नॉर्थ की तरफ है? ऐसा सोचो, ईस्ट के दो हैंड है, जैसे राइट और लेफ्ट होते हैं, तो एक नॉर्थ हैंड और एक साउथ हैंड है। तो आप क्या कहोगे? नॉर्थ है किसके? ईस्ट के। कितना East. डिग्री? लेकिन अल्फा डिग्री। डिग्री। अब नॉर्थ को अगर डायरेक्शन पकड़ लूं तो नॉर्थ के दो हाथ हो गए, एक ईस्ट और एक वेस्ट।
So beta degree east of north. बीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब बी वाले को ट्राई करो वापस। बी वाला ईस्ट से, ईस्ट के कौन से हाथ की तरफ है? South. साउथ। और कितना डिग्री? ईस्ट गामा से डिग्री। गामा डिग्री। और अगर साउथ से देखे तो साउथ के ईस्ट साइड है या वेस्ट साइड है? East side. तो इसलिए इसको क्या कहती है? डेल्टा डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। East of south. वेक्टर सी पे ट्राई करो वापस। Yes sir, समझ में आ गया। बाकी लोग बताओ बेटा। सर आ गया समझ में चारों। बाकी बच्चे E vector, C vector and D vector. आ गया बच्चों समझ में? सबके आ गया? हाँ ना? यस सर। सर हमने वेक्टर्स ड्रॉ किए, वेक्टर्स ड्रॉ किए मतलब वेक्टर इज अ क्वांटिटी, तो उसे ड्रॉ किया। बेटा मैंने क्या कहा था? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किससे होता है इसका? एरो से। डायग्रामेटिक जो डिस्कशन, क्योंकि इसमें अभी हम देखेंगे कि एडिशन के लिए कुछ लॉज हैं, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह, तो वे हम पूरा प्योरली ज्योमेट्री यूज करते हैं। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ कंप्लीट यूज होता है इसमें, ठीक है। तो अब जैसे डायरेक्शन है तो आप किसी एरो से तो दिखाओगे, डायरेक्शन दिखाओगे ना। अब इसी में क्या करते हैं? एक स्केल और सेट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा मान लो 5 न्यूटन फोर्स है और वो मान लीजिए नॉर्थवर्ड्स है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ? मैं एक एरो बनाऊंगा और मैं एक स्केल सेट कर लूंगा कि चलो 1 न्यूटन जो फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो 1 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इसको 5 सेंटीमीटर लंबा बना दूंगा ना, तो दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड। सेंटीमीटर में भले ही बनाऊंगा, न्यूटन में तो बना नहीं सकता, लेकिन स्केल जैसे ग्राफ्स में नहीं सेट करते हैं कि भाई इतनी लेंथ इतने न्यूटन के बराबर मान ली। तो अगर मेरे को 5 न्यूटन फोर्स नॉर्थवर्ड दिखानी है तो आई कैन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। तो ये जो एरो की लेंथ है वो किस चीज का इंडिकेटिव होता है? एरो की जो लंबाई है वो मैग्नीट्यूड का। अब आप कहेंगे लंबाई तो सेंटीमीटर मीटर में होती है, लेकिन क्या कहा मैंने कि हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जो पर्टिकुलर लेंथ है वो, अब जैसे वेलोसिटी है तो मैं वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या लिखा था यहाँ पे देखो, एक तो अल्फाबेटिकल मोड ऑफ, और ये जो एरो बनाया था और उसके नीचे मैंने क्या कहा? लेबल कर दिया। तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आप कोई सा भी जो वेक्टर है उसको विजुअलाइज कर सकते हो एज एन एरो। जैसे अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, अब फोर्स का कोई पिक्चर थोड़ी होता है, बट आप इसको एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब आप इसके डायरेक्शन को, इसके मैग्नीट्यूड को आसानी से समझना चाहते हो, तो आपने इसके लिए एक क्या कर दिया? एक पिक्चर असाइन कर लिया। अब इसमें क्या स्टैंडर्ड बना लिया कि आप जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपकी चॉइस है, आपने कहा मान लो 100 न्यूटन फोर्स को मैं 1 सेंटीमीटर एरो से बनाया करूंगा। तो मेरे को मान लो 1000 न्यूटन फोर्स दिखानी है तो मैं किससे बनाऊंगा? 10 सेंटीमीटर का एरो बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाया था? अभी पीछे वर्ड क्या यूज किया था? डायग्रामेटिक representation. And why do we need a diagrammatic presentation? Because we need to discuss directions. और डायरेक्शन डिस्कस करने में कौन काम आने वाला है? एरो। तो वो एरो को ड्रॉ करने से एक तो डायरेक्शन का सेंस मिलेगा। जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल है, इस पर मैंने फोर्स लगाई, तो मैं आपको स्टेटमेंट में लिख करके दे सकता हूं कि फोर्स मैंने इतने मैग्नीट्यूड की और इस डायरेक्शन में लगाई। बट अगर मैं इससे एक डायग्राम और जोड़ दूं तो फिर वो डायग्राम काफी कुछ बता पाएगा अपने को। तो वही हम सीख रहे हैं कि जब आपको वो डायग्राम मिलेगा तो उस डायग्राम में डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। यस सर। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे हम सिंबॉलिक वे यूज करते हैं, जो सिंबल जरूरी नहीं कि उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर 10 लोगों ने मिलकर तय कर लिया कि भाई इस सिंबल, जैसे मान लो ये साइन, इसका क्या रोल है, ये तय कर लिया ना कि एडिशन का साइन है, यस सर। ये तय कर लिया ना, सिंबल ही तो हुआ। अब ये क्या डिवीजन का डायग्राम है क्या? नो सर। समझ रहे ना बात को, इस चीज को। हाँ दीजिए। तो आप क्या कर रहे हो? इसको कन्वर्ट कर रहे हो पिक्चर में, ठीक है ना, जिससे अपनी Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है? आसान हो जाती है।
सर एक बार ऊपर वाला दिखा दीजिए, थोड़ा सा छूट एक गया मिनट था। बस मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, वापस दिखा देता हूँ। ये मैंने 2 वेक्टर्स बनाए, ध्यान रखना ना, कंफ्यूज मत हो जाना। ड्रॉ उस तरह से कराया था। अब इसमें अगर ये एंगल 45 डिग्री हो, तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, एक इजी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। दोनों से 45 अगर है तो आप So you have muted yourself. स्क्रीन भी शेयर होना बंद हो गई थी बीच में क्या? यहाँ तक तो दिखा था ना आप लोगों को? सर बस यही लिखा सर। अरे वो स्क्रीन पता नहीं कब एक से ये वाला भी देख नहीं पाए होगे तुम लोग जो बनाए हुए मैंने। ये जो डायरेक्शंस हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, जो मिडिल वाले हैं बाइसेक्टर वाले, इनको क्या नाम दे रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, Northwest, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना। और जो पहले बनाए थे वो हमने एक जनरल तरीके से ही है। तो नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल मीनिंग क्या हो गया? 45 विद नॉर्थ, 45 विद ईस्ट। ईस्ट। बीच में नेटवर्क चला गया था क्या? हो जाए ड्रॉ तो बता देना ये। हो गया क्या ड्रॉ? यस सर। बस लास्ट पॉइंट ये वाला नोट, ये तो लिख ही लोगे, लिखना है, देख लो जैसा भी करना। लिखना है।
हो गया, कॉपी हो गया ये वाला?